डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम ई कैट के हवाले से एक और वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और ये हमारी ऑलमोस्ट 9th वीडियो है ई कैट के हवाले से, जो कि हम टॉपिक वाइज जो है वो कर रहे हैं। प्रीवियस जो है वो वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है। इसका पूरा चैप्टर जो है उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। और आज की वीडियो में हम ऑसिलेशन और वेव के जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के जो है वो आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक या आप कह लें कि दो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ई कैट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तमाम ही वो एस्पायरेंट्स जो कि ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है वो ई कैट का जो है वो एग्ज़ाम देंगे, और स्पेशली जो है वो म्यूट के एस्पायरेंट्स जो हैं, इसी तरह से जो है वो एनईडी और नस्ट के एस्पायरेंट, और इसी तरह से जो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लिहाजा तमाम ही जो है वो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पॉइंट्स हों उनको नोट डाउन भी कर लें, ताकि आपको पता चले कौन से जो है वो टॉपिक्स में से जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, और कौन से जो है वो पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं उनको जहन में रखने की ज़रूरत है, ताकि वो आपको जो है वो पेपर में हेल्प करे। वो पॉइंट्स और वो की पॉइंट्स हों वो आपको जो है वो हेल्प करे, और इस चीज़ में आपको मदद करे कि कौन सी जो है वो चीज़ रिपीट हो रही है, कौन से पॉइंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ऑसिलेशन के बारे में तो वो लाजमी देखें। इसी तरह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज़ के जितने भी जो है वो एमसीक्यूज़ के वीडियो हमने बनाए हैं वो आप 1 बाय 1 लाजमी देखें। प्लेलिस्ट में तमाम ही जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, आप 1 बाय 1 जो है वो तमाम ही वीडियो उसमें देखें, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए उससे, और आइडिया हो कि किस तरह से जो है वो एमसीक्यूज़ बनते हैं, कौन कौन सी जो है वो टेक्निक्स को जहन में रखना है, कौन कौन सी जो है वो पॉइंट्स को जहन में रखना होता है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। तो वो लाजमी आप देख लें। इसी तरह से इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं जो है वो एक्सक्यूज़ भी करता हूँ कि काफ़ी जो है वो दिनों बाद ये हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बीच में ईद भी आ गई थी, और जो है वो इसी तरह से कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वीडियो काफ़ी दिनों बाद जो है वो हम बना रहे हैं। तो लिहाजा आपने जो है वो इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है, और जो है वो उसके लिए मैं जो है वो आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ। तमाम ही स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाएं, और जो है वो अगर आप नए चैनल के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आप जो है वो कॉपीज़ और पेन, रजिस्टर, नोटबुक अपने साथ जो है वो लेके बैठें, ताकि आप जो है वो पॉइंट्स नोट डाउन कर सकें। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हो कोई जहन में तो वो भी आप जो है वो क्वेश्चन के दौरान जो है वो कमेंट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। पहला एमसीक्यू आप देख सकते हैं, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज। वो मोशन जो कि रिपीट हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी मोशन होती है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि मोशन के 3 टाइप मेन हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन और एक वाइब्रेटरी मोशन। ये हम 9 से ही जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये बेसिक जो है वो 3 टाइप होती हैं। लेकिन वो मोशन जो बार बार रिपीट हो इटसेल्फ, उसको जो है वो पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। पीरियोडिक मोशन जो है वो मोशन है कि जो कि इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो रिपीट हो। इसकी एग्जांपल में हम अर्थ की रोटेशन ले सकते हैं। अर्थ
रोटेशन। अर्थ की जो रोटेशन होती है ये जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। इसी तरह से जो क्लॉक का पेंडुलम होता है ये भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो ऑसिलेट करता है। सो लिहाजा इन सबको पीरियोडिक मोशन जो है वो हम कहते हैं। इसी तरह से ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन की एक टाइप है। जैसे कि स्विंग हो गया, झूला हो गया, वो ऑसिलेट करता है। इसी तरह से जो है वो जो पेंडुलम है क्लॉक का वो भी ऑसिलेट करता है। लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है उसमें तमाम ही वो एग्जाम्पल आ जाएंगे जिसमें मोशन जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है दोनों का, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द लॉ विच ड्राइव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो एक लॉ ड्राइव होता है जिसमें हम ये सीखते हैं कि पहले इस लॉ को हम बना लेते हैं, F = kx। इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। x एक्सटेंशन होती है और F जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स है, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ के अंदर। सो हुक्स लॉ जो है ये लॉ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड। वाइब्रेटरी मोशन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे दो पेंडुलम होते हैं, एक होता है सिंपल पेंडुलम और एक होता है हमारे पास सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो होता है ये, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है ये एक जो है वो मोशन रिपीट करती है, यानी कि एक जो है वो राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है। और एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में हम जो है वो ये कहते हैं कि उसको 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में वो एक राउंड ट्रिप जो है वो कंप्लीट करती है। ये सिंपल पेंडुलम का एक कॉन्सेप्ट है उसके टाइम पीरियड का। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकंड होता है। इसी तरह से जो सेकंड पेंडुलम होता है उसमें जो बॉडी होती है वो 2 मरतबा जो है वो अपनी मोशन रिपीट करती है, यानी कि 2 मरतबा वो ऑसिलेट करती है अपनी मीन पोजीशन से। तो जब जाके जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड बनता है। तो ये जो है वो सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम का एक कॉन्सेप्ट है उसके टाइम पीरियड का। नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड, इट्स टाइम पीरियड इज। अगर हम मास ऑफ द बॉब जो है वो सिंपल पेंडुलम का उसको डबल करेंगे, मास को अगर हम डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2m कर दिया, तो जो टाइम पीरियड होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। हम जैसे कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो बराबर होता है 2 पाई रेडिकल L/G। ये इसकी वैल्यू है टाइम पीरियड की जो पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अब आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द पेंडुलम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वैल्यू ऑफ g, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है टाइम पीरियड, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड होता है क्योंकि एम्पलीट्यूड का भी जो है वो पैरामीटर जो है वो सिंपल पेंडुलम में ये इन्वॉल्व होता है। लिहाजा एम्पलीट्यूड जो है इसके ऊपर भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक मास और एक एम्पलीट्यूड। बाकी लेंथ पे डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ g पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑसिलेट्स ड्यू टू, बॉडी ऑसिलेट्स करती है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। याद रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को बैक और फोर्थ जो है वो मूव कराती है, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ जो है वो पुश करती है कि जब जो है वो ऑसिलेट करे, या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो है वो पुश करती है। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप
अपनी मीन पोजीशन से जितना जो है वो हम दूर करेंगे, ये ब्लॉक जो है वो अपनी मीन पोजीशन पर ही आके रुकेगा, और ये जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट MCQ you can see at the place of the motion of simple pendulum will be slowest at. So motion of simple pendulum जो है वो slowest होगा इक्वेटर के ऊपर, क्योंकि इक्वेटर पे जो अर्थ का डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो इस तरह से एक बेजवी शक्ल में है, जिसकी वजह से ये अर्थ की रोटेशन की वजह से उसकी ऐसी शेप है, और जो इक्वेटर से जो उसका डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और पोल से उसका डिस्टेंस जो है वो कम होता है। सो पोल पे जिसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स होती है वो कम हो जाती है, फोर्स वीक हो जाती है, वैल्यू ऑफ जी भी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोशन होगा इक्वेटर के ऊपर ये भी स्लोएस्ट हो जाएगा, जबकि पोल के ऊपर वैल्यू ऑफ जी जो है ये मैक्सिमम होती है, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो मैक्सिमम होने की वजह से जो मोशन होगा उसका वो भी ज़्यादा होगा, और आप कह लें कि जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो पोल के ऊपर ज़्यादा होगा डिस्टेंस कम होने की वजह से, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो ग्रेटर होगा, जिसकी वजह से जो मोशन होगा पेंडुलम का वो ग्रेटेस्ट होगा, या जो है वो ग्रेटर होगा यहाँ पे पोल के ऊपर। तो ये आप जहन में रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। The waves which require certain medium for their propagation are called. So वो वेव जिसको certain medium चाहिए होता है propagation के लिए, उसको क्या कहा जाता है? Solid wave, material wave, mechanical wave do not require medium. So option C is correct. ये तो हम जो है वो अंडरस्टूड बातें जानते हैं कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। उसमें दो वेव्स आती हैं हमारे पास, एक ट्रांसफ़र वेव आती है और एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये स्पेशल टाइप है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है द शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। सो इसका ऑप्शन बी जो है वो है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स जो है वो आ जाती है एक मटेरियल इंक्लूड होने की वजह से, तो उसको हम उस मोशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शॉक एब्जॉर्बर। जैसे कि नॉर्मली तौर पर बाइक और कार और जितनी व्हीकल्स होते हैं इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं इनके कार के साथ, उसके साथ एक जो है वो शॉक एब्जॉर्बर जुड़ा होता है। शॉक एब्जॉर्बर के अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है, वो लिक्विड क्या करता है कि वो जो है वो रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है जो है वो जब भी गाड़ी का मोशन जो है वो या गाड़ी में वाइब्रेशन हो जाए स्प्रिंग की वजह से, तो उसको स्प्रिंग को जो है वो रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि उसकी मोशन जो है स्प्रिंग की मोशन स्लो हो, तो इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग कांस्टेंट इज K is cut into the 4 equal parts and 2 parts are connected in parallel. What is the effective spring constant? So इसके 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में ई-कैट के और MD-कैट के स्पेशली जो है वो एग्ज़ाम में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बार बार। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको सॉल्व करने का आप तरीका देख लें। सबसे पहले जो है वो आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये एक स्प्रिंग है। अब इसकी लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K है।
अब इसको कहा जा रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और हर हिस्से को हम जो है वो फिर उसकी अलग लेंथ बनाएंगे। ये अगर ये 4 हिस्सों में अगर हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो हर एक की लेंथ हमारे पास, अंडरस्टूड बात है, 1/4 हो जाएगी। इसकी भी 1/4 हो जाएगी और इसकी भी 1/4 हो जाएगी और ये भी 1/4 हो जाएगी, जब जाके सबको मिला के हमारे पास लेंथ L हमें मिलेगी। तो ये जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे एक फार्मूला याद रखें, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दी जो है वो स्प्रिंग है उसके। और C यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट है। अभी आपने ये रिलेशन देखना है, सिर्फ K इज इक्वल टू 1/L है। C ये स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हमने अगर एक लेंथ देखनी है, यानी कि अगर हम आखिरी पार्ट देखें इसका, तो L/4 है। तो अब अगर हम ने देखना है कि अगर हम एक लेंथ का, एक जो है वो स्प्रिंग का, जो ईच स्प्रिंग है इसमें से जिसमें हमने 4 पार्ट किए हैं, तो उसका हम स्प्रिंग कांस्टेंट बनाना चाहें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, तो L की जगह हमने L/4 रख देना है। L/ हमने 4 रख देंगे तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमें मिलेगा कि वो हमें मिल जाएगा 4K। 4K कैसे मिला, ये 4 जो है ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाता है और C/L की जगह ये हमारे पास K आ जाएगा, ये वाला। ये आप इसको, इस K को आप चाहें तो ये आप इनिशियल कर दें, यानी कि जो है वो K0 कर दें, ताकि जो है वो इस तरह से याद रहे। तो अब हमने ये एक हमारे पास स्प्रिंग ईच लेंथ जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर हो गया, 4K के बराबर हो गया। तो ये हमने जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब जो है वो उसके बाद क्या करना है कि वो जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और उसको कनेक्ट करना है पैरेलल में। अब ये हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट होगा स्प्रिंग, एक स्प्रिंग यहाँ से हमने जोड़ दिया और एक इसी के इस जो है वो पैरेलल में हमने स्प्रिंग ऐसे जोड़ दिया। ये हमने ऐसे इस तरह से जोड़ दिया है तो ये पैरेलल में है, इसकी वैल्यू भी 4K है और इसकी वैल्यू भी 4K है इस स्प्रिंग कांस्टेंट की। अब पैरेलल में जोड़ने का तरीका ये है कि आप 4K को प्लस कर दें 4K में। सिर्फ हमने लीनियर रिलेशन बनाना होता है कि जब भी हमने दो स्प्रिंग कांस्टेंट को जो है वो क्या करना होता है, पैरेलल ज्वाइंट करना होता है, तो उनका जो सम हमें मिलता है वो दोनों को उनका जो हमें कलेक्टिव जो है वो आंसर मिलता है वो दोनों को प्लस करके मिलता है, सम करके मिलता है। तो दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 8K जो है वो आंसर आ जाएगा। सिर्फ यहाँ तक जो है हमने एक टेक्निकल मेथड के तहत सॉल्व करना है, K0 इज इक्वल टू 4K। उसके बाद सिर्फ हमने 4K को जो है वो सम करना होता है, क्योंकि ये ईच लेंथ बन जाती है। उसके बाद हमने उसको पैरेलल कनेक्ट करना है और उसको सम करना है, तो हमारे पास आंसर आता है 8K। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, आप देख सकते हैं। सो इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो आपने उसको इस तरह से सॉल्व करना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ranging in the frequencies between the 3K Hertz and 1K GHz are called। So ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये हमें मिलती है रेडियो वेव्स के अंदर, क्योंकि रेडियो वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और ये हमें रेडियो वेव्स में ही मिलती हैं। Which of the following is also known as the pressure waves। so longitudinal waves को pressure waves कहा जाता है, क्योंकि इसके जो particles हैं वो क्लोज होते हैं और उसमें जो है वो compression और rarefaction बनता है, compression बनता है और
रेयर फ्रैक्शन बनता है, जिसकी वजह से जो है वो हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, प्रेशर वेव को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी और ऑफ वेव। मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वेव की वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि जब वेव ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड और जो है वो उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आता है। जब स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आएगा तो फिर जो है वो अल्टीमेटली जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट ही रहती है। सो लिहाजा इसीलिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग waves can be transmitted through solid, liquids and gases. So which of the following waves can be transmitted? कौन सी वेव जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है तीनों जो है वो मीडियम में? सो वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल कर जाती हैं इन तीनों में, जबकि मैकेनिकल वेव जो है वो वेव होती है जिसमें दोनों टाइप आ जाती हैं, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है, सो लिहाजा ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें तीन जो है वो मीडियम दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। देखें, जब भी क्वेश्चन आए तो उसका क्वेश्चन को पढ़ के आपने, उसका स्टेटमेंट को पढ़ के आपने जो है वो अंदाज़ा लगाना होता है कि सवाल किस तरह का है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, वरना ऑप्शन कितने क्लोज हैं। ऑप्शन ए इज़ ट्रांसफ़र वेव। ट्रांसफ़र वेव जो है वो जो है वो ट्रैवल करती है सॉलिड और लिक्विड के अंदर ओनली। सो ये भी जो है वो करेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द डॉपलर इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर। डॉपलर इफेक्ट जो है वो लाइट वेव के लिए भी एप्लीकेबल है और साउंड वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। साउंड वेव तो वैसे ही हम जो है वो डॉपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं, या फिर जो है वो डॉपलर इफेक्ट में जो है वो साउंड वेव की ही हम एग्जाम्पल पढ़ रहे होते हैं। जबकि जब हम स्टार की बात करते हैं, स्टार की मोशन की, उसकी फ्रीक्वेंसी की, तो वो भी हम डॉपलर इफेक्ट की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन है व्हेन द साउंड travels from the air to water, which parameter does not change? So frequency जो है ये चेंज नहीं होती है कि जब साउंड ट्रैवल जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल करे एयर से वाटर के अंदर। बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी, टेम्परेचर भी चेंज होता है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन स्टील। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे सॉलिड जो है वो स्टील है जिसमें जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें सबसे ज़्यादा जो है वो मिलता है। सो ये स्टूडेंट्स हमने 20 MCQs जो है वो डिस्कस किए हैं आपके सामने। सो उम्मीद करता हूँ कि तमाम ही MCQs आपके समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, कोई डाउट जहन में नहीं रखिएगा, ज़रूर जो है वो क्वेश्चन करें, और इन क्वेश्चन जो है उसको जो है वो रिवाइज करें, और इसमें टॉपिक देखें कौन से टॉपिक और स्टेटमेंट किस तरह के बन रहे हैं, किस टॉपिक में से ज़्यादा सवालात बन रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिज़िकल ऑप्टिक्स की करेंगे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।